नमस्ते दोस्तों। आइए अब हम इस मॉड्यूल में कुछ एमएल के एप्लीकेशंस को देखेंगे और वो भी हम हेल्थ केयर के डोमेन के रियल डेटा पे हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैंसर सर्वाइवल एनालिसिस पे आपको एक दो रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था एक ब्लड कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में। तो मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड कैंसर का टाइप है। तो कैंसर में क्या होता है कि हमें हर पेशेंट के जब हम एट्रीब्यूट कलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें उसकी रिस्क स्टेजिंग करनी पड़ती है या उसका रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है या हाई रिस्क में है। जितना उसका कैंसर का पेशेंट को रिस्क है उसके हिसाब से डॉक्टर्स उसको थेरेपी या ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना था कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स का डेटा था जिसमें हमें उनके लैब के पैरामीटर्स, उनकी एज, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमें गिवन थे और अब हमें उनकी रिस्क स्टेजिंग करनी थी। तो अब आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई रिस्क स्टेजिंग करनी है या रिस्क आइडेंटिफाई करना है, लेकिन सिर्फ लैब के पैरामीटर्स हैं यहाँ पर जो कि हम कहते हैं मशीन लर्निंग में ग्राउंड ट्रुथ कि वो लो रिस्क का है या मीडियम रिस्क का है, हाई रिस्क का है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, हमें एक बार अगर रिस्क स्टेजिंग बना लें या कुछ आइडेंटिफाई करें कि भाई इन सारे सब्जेक्ट्स को हम रिस्क ग्रुप लो कह सकते हैं या इनको हाई कह सकते हैं, तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है या कैंसर स्पेशलिस्ट है वो उसके पैरामीटर्स को देख के शायद बता पाए कि हाँ जो आपने लेबल दिया है वो ठीक है। लेकिन इस समय ये प्रॉब्लम हुई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो यहाँ पर देखिए ये हमने कैसे किया। ये हमने 2021 में काम किया। तो इसमें हमें कुछ लैब के क्लिनिकल पैरामीटर्स गिवन थे। तो हर पेशेंट की हमारे पास एज थी, हीमोग्लोबिन वैल्यू थी, कैल्शियम था, बीटा 2M भी एक पैरामीटर होता है लैब पैरामीटर, अल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है उसकी वैल्यू थी, EGFR रेशो था जो कि आपका किडनी की फंक्शनिंग को बताता है। तो इस तरह के ये हमारे पास पैरामीटर्स थे। नॉर्मली कैंसर में कई बार आप जीनोमिक टेस्ट भी करते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हमने रिस्क कैलकुलेटर बनाया तो इसमें हमने इकोनॉमिक्स देखते हुए हमने कहा कि जीनोमिक का हम प्रोफाइल नहीं लेंगे। तो हमने सिर्फ ये यहाँ पर जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 फीचर्स हमने लिए। अब जो है जब भी आप कोई नया काम करते हैं मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए तो सबसे पहले आप कहते हैं कि क्या कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉडल थे, एक था ISS और दूसरा था रिवाइज्ड ISS। ISS 2 पैरामीटर यूज़ करता है और रिवाइज्ड ISS एक्चुअली उन 2 पैरामीटर के अलावा आपका जीनोमिक फीचर्स को भी यूज़ करता है। तो ये दो हमारे पास रिस्क स्टेजिंग जिसको हम कहेंगे बेसलाइन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल थे। अब हमने क्या किया, हमने 2 डेटा सेट यूज़ किए। एक तो हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डेटा लिया और दूसरा हमने एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा लिया जो मल्टीपल माइलोमा रिसर्च फाउंडेशन ने अवेलेबल करा रखा है। ये जो कैलकुलेटर है ये ऑनलाइन इस वेब पेज पे भी अवेलेबल है और ये उसका पब्लिकेशन है। पर देखिए कि हमने इसे बनाया कैसे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है जिसमें पहले हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बनाया। उसके बाद हमने उसका एक डिसीजन ट्री भी बनाया जिससे कि हम उसका सुपरवाइज्ड मैनर में फिर एक डिसीजन ट्री बनाया जिससे जब एक फ्यूचर सैंपल आए तो हम उसकी इन्फ्रेंसिंग कैसे लें। दूसरा, हम अगर ये मॉडल को कहीं डिप्लॉय करते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर ये कहेंगे कि भाई हम कैसे जानें कि जो भी आपने कैलकुलेटर बनाया वो ठीक चल रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसीलिए हमने सुपरवाइज्ड मैनर में फिर एक डिसीजन ट्री बनाया जिसके जो रूल्स थे वो हमने मेडिकल डॉक्टर से वैलिडेट कराए। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जब आप रिस्क कैलकुलेटर या हमने ये काम करना शुरू किया तो क्या चैलेंजेस आए। तो पहला तो हमने कहा कि हम एक डेटा सेट पे बनाएंगे और दूसरे डेटा सेट पे उसको वैलिडेट करेंगे। तो हमने कहा हम एम्स के डेटा सेट पे बनाते हैं और MMRF के डेटा पे हम वैलिडेट करेंगे, मतलब कि उसको टेस्ट करेंगे। उस डेटा को अब हमने अनसीन डेटा की तरह बना लिया। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे फीचर्स थे वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और हमारे पास पेशेंट्स थे जो कि सैंपल 1, सैंपल 2
अप टू 1070। तो इतने पेशेंट का हमारे पास डेटा था। लेकिन आपका जब भी रियल लाइफ डेटा होता है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स कुछ पेशेंट्स के लिए मिसिंग हो जाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट 1 के लिए एल्बुमिन मिसिंग था, तो अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हमारे कुछ कुछ मिसिंग भी थे। इसको कहते हैं हम मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जब आप रियल लाइफ डेटा देखते हो तो आपको इम्प्यूट करनी पड़ती हैं मिसिंग वैल्यूज़। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सबसे पहले मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन किया। लेकिन ये अब प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आ गया, लेकिन आप उसके बाद उसको चेक भी करेंगे कि वो ठीक से इम्प्यूट हुआ है या नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप इम्प्यूटेशन का मेथड यूज़ करके इम्प्यूट करें उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी रैंडम हो जाए। तो अब हमने क्या किया, अब उसके बाद जब हमने इम्प्यूट कर लिया डेटा तो अब हमने टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट किया। तो हमने यहाँ पर जो किया था, तो नॉर्मली डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप टेस्ट डेटा में इम्प्यूटेशन नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग डेटा में इम्प्यूटेशन करेंगे। तो हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया कि जितना भी डेटा ऐसा था जो कि फुल्ली अवेलेबल था उसको तो हमने 33% ऑफ टोटल डेटा जिसमें सारे पैरामीटर्स थे उसको तो हमने सेपरेट करके टेस्ट डेटा बना लिया, और जिस डेटा में थोड़ी सी वैल्यूज़ मिसिंग थी उसको हमने ट्रेनिंग डेटा का पार्ट बना दिया। अब हमने ट्रेन डेटा पे इम्प्यूटेशन किया और उसके बाद अब हम आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है कि हमें डॉक्टर ने बताया कि हमें 3 रिस्क ग्रुप बनाने हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। इसका मतलब हमें 3 क्लस्टर्स बनाने हैं डेटा के। तो अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक के अडॉप्टिव मीन क्लस्टरिंग लगाई। और ये क्लस्टरिंग किस लिए थी, क्योंकि ये हेल्थ केयर का डेटा था। तो हेल्थ केयर के डेटा में आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फीचर आपका एबनॉर्मल रेंज में चला गया और कौन सा नॉर्मल रेंज में है। तो अब हमने यहाँ पर के अडॉप्टिव पार्टीशनिंग जो कि के मीन्स पे आधारित है उसको इस्तेमाल किया, और वो क्या करेगी, उसको हमने कहा कि k इज इक्वल टू 2 है, हमें 2 क्लस्टर बनाने हैं और क्लस्टर का थ्रेशोल्ड ऐसा आए जो कि उसको सेपरेट करे एबनॉर्मल रेंज से और नॉर्मल रेंज से। तो जैसे कि अगर आप हीमोग्लोबिन को देख रहे हैं तो एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड जो हमारा था वो हमारा था 10। तो नॉर्मली आप कहेंगे कि अगर 10 से नीचे हीमोग्लोबिन हो गया है तो वो एबनॉर्मल रेंज है, 10 से ऊपर है वो ओके है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कैंसर रिस्क स्टेजिंग करना चाहते थे और ये हमारा इंडियन पॉपुलेशन का, इंडियन कोहोर्ट का डेटा था, तो हो सकता है कि 10 उसमें नॉर्मल सा ना दिखे। तो हमने के अडॉप्टिव पार्टीशनिंग किया, और वो कैसे किया कि वो हर एक फीचर को लेगा, उस फीचर को देखते हुए डेटा को 2 पार्ट में तोड़ेगा, इस तरीके से कि हम उसको देखेंगे कि वो एबनॉर्मल रेंज और नॉर्मल रेंज में कैसे अलग होता है। लेकिन अब इसको आप पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, अगर खाली हीमोग्लोबिन को लेंगे तो आपके पास कोई और पैरामीटर भी होना चाहिए जिसको देख के आप कहेंगे कि भाई ये अब एबनॉर्मल रेंज है और ये नॉर्मल रेंज है। तो कैंसर में वो क्या होगा, कैंसर में उसे हम कहते हैं ओवरऑल सर्वाइवल। तो कैंसर में क्या होता है कि जिस दिन से डिजीज डिटेक्ट हुआ वहाँ से जब तक कि पेशेंट अलाइव था उस तक के टाइम को हम कहते हैं ओवरऑल सर्वाइवल। तो कुछ पेशेंट होंगे जो हमारे कोहोर्ट में अभी भी अलाइव होंगे, तो उनको हम कहते हैं कि उनका इवेंट नहीं हुआ है। इवेंट को कहते हैं कि अगर डेथ हुआ तो इवेंट हुआ और डेथ नहीं हुआ तो इवेंट नहीं हुआ। तो लेकिन उनका हमारे पास ओवरऑल सर्वाइवल का टाइम है। तो अगर कैंसर हाई रिस्क में था या कैंसर के कारण प्रॉब्लम था तो इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल सर्वाइवल कम रहा होगा। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर हमने के अडॉप्टिव पार्टीशनिंग कुछ इस तरीके से करी कि उसने सर्वाइवल टाइम को भी देखा, ओवरऑल सर्वाइवल टाइम को भी देखा, और उसको यूज़ करते हुए उसने हीमोग्लोबिन को यूज़ करते हुए उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक पार्ट वो जिसमें उसने कहा कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब ये है कि उन सभी पेशेंट्स का सर्वाइवल टाइम काफ़ी ज़्यादा था, और जो बाकी के थे जिनका सर्वाइवल टाइम कम था वो थोड़े दूसरे कोहोर्ट में मूव कर गए। तो इस तरीके से हमने पहले उसके पार्टीशनिंग किया कि ओल्ड थ्रेशोल्ड और न्यू थ्रेशोल्ड को किया। और ये हम क्यों करना चाहते हैं,
ताकि जब हम बाद में जाएं तो हम उनको पैरामीटर्स को डिस्क्रिटाइज भी कर सकें कि भाई वो अगर हमने कहा कि अगर वो लेस देन 10 है तो हमने उसको पैरामीटर को सेट कर देंगे 1, और अगर मोर देन 10 है तो उसको कर देंगे 0। अब अगर हमारे पास न्यू थ्रेशोल्ड आ गया तो हमने उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमने हर एक पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड्स निकाले। तो हमने पाया कि हमारे थ्रेशोल्ड स्लाइटली डिफरेंट थे एज कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग नॉर्म के थ्रेशोल्ड कहे जाते हैं। ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने लगाया यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड एनालिसिस। अब ये क्या है, ये एक तरीके से रिग्रेशन मॉडल है जो कि एक्सपोनेंशिएटेड रिग्रेशन मॉडल है। मतलब कि जैसे हम रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू α1 x1 प्लस α2 x2, अगर दो ही पैरामीटर होते प्लस नॉइस या एप्सिलॉन, ये हमारी इस तरह का मॉडल बनता है। लेकिन यहाँ पर मॉडल क्या होगा, अगर कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड मॉडल है तो वो होगा y इज इक्वल टू h0 e रेज टू द पावर, यहाँ पर आएगा आपका α1 x1 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से ये मॉडल यूनिवेरिएट, तो यूनिवेरिएट का मतलब है आप एक बार में एक ही फीचर को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पर एक यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड लगाया, और ये मॉडल जो है ये सर्वाइवल एनालिसिस में काफ़ी कॉमन है। वो करते हुए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे एल्बुमिन, β2m, कैल्शियम, EGFR और हीमोग्लोबिन पे जब ये लगाया तो ये हमारे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का वैल्यू है जिसमें कि वो हैजार्ड बता रहा है। तो अगर हैजार्ड आपका ज़्यादा है इसका मतलब वो जो पैरामीटर है, वो जो फीचर है वो एक कोफिशिएंट के साथ एसोसिएटेड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। हैजार्ड ज़्यादा का मतलब है कि ये वाला जो पैरामीटर है ये काफ़ी ज़्यादा उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा हीमोग्लोबिन का हैजार्ड काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल रेंज में ब्लड कैंसर के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से अब हमने ये अपने यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड निकाल के देखा और ये देखा कि क्या सारे ही पैरामीटर्स जो हैं उनकी हैजार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है दे आर इम्पैक्टिंग द कैंसर सर्वाइवल। तो ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब वो हैजार्ड ज़्यादा है, लेस देन 1 है तो उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी का जो हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो सारे पैरामीटर्स हमने ठीक चूज़ किए हैं। उसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने इन हैजार्ड रेशो को देख के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफरेंट वेट्स असाइन किए, और डिफरेंट वेट्स असाइन करने के बाद अब हमने पेशेंट टू पेशेंट एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई जिसको हम कहेंगे सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी आ गया, हमने के मीन्स भी यूज़ कर लिया, हमने रिग्रेशन भी यूज़ कर लिया, लेकिन रिग्रेशन का भी एक एडवांस मॉडल यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने ग्राफ भी बनाया। ग्राफ किन का बनाया? पेशेंट टू पेशेंट का ग्राफ बनाया। तो इसका मतलब हर पेशेंट के फीचर्स देखे और उसकी नियरनेस देखी टू एवरी अदर पेशेंट। ये करते हुए क्योंकि हमारे ट्रेनिंग डेटा में 716 सब्जेक्ट थे तो हमने 716 बाय 716 716 बाय 716 का हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जो पेशेंट, क्योंकि जब आप क्लस्टरिंग करेंगे तो सिमिलर पेशेंट एक ग्रुप में चले जाने चाहिए। तो जब हमने ये एडजेसेंसी बना लिया उसके बाद हमने क्या किया, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंसी कैसे बनाई? हमने हर फीचर को एक वेट भी असाइन किया, और वो वेट क्या था? वो वेट हमने देखा कि यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड के बाद उसकी हैजार्ड कितनी आई। तो जिसमें हैजार्ड रेशो ज़्यादा आई उस फीचर को हमने ज़्यादा वेट दे दिया, जिसकी हैजार्ड रेशो कम आई उसको रिलेटिवली कम वेट दिया। इस तरीके से अब हमने जो हमारे नए फीचर्स बन गए वेट्स के साथ, उनको देखते हुए अब हमने उनकी एडजेसेंसी बनाई। अब एडजेसेंसी बनाने के बाद एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। उस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स पे अब हमने बर्च क्लस्टरिंग को यूज़ किया। ये एक एडवांस क्लस्टरिंग मेथड है जिसको हमने इस्तेमाल किया, और ये इस्तेमाल करते हुए हमने उन्हें डेटा को 3 क्लस्टर्स में बांट दिया। अब ये 3 क्लस्टर्स बड़े अच्छे से बन गए हमारे पास, लेकिन अब हमें इसके, अब ये क्लस्टरिंग तो हो गई, ये तो एग्जिस्टिंग डेटा की हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? पहली बात तो भई आपके रूल्स क्या हैं?
हर फीचर पे 6 फीचर्स थे, तो आपने ये कहा कि भाई अगर एज इतने से ज़्यादा है, एल्बुमिन इससे कम है या हीमोग्लोबिन इससे कम है, तब हम उसे कहेंगे लो रिस्क में है, या अगर ये वाले फीचर्स हैं तो हम कहेंगे हाई रिस्क में है, ताकि जब एक नए पेशेंट का डेटा आए तो आप उस पर इन्फ्रेंस ले सकें। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके रूल ठीक निकल के आते हैं तो डॉक्टर उस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने हर ग्रुप को एक नंबर असाइन कर दिया कि जैसे रिस्क मतलब कि ग्रुप क्लास 0, क्लास 1 और क्लास 2। अब हमने एक 3 क्लास क्लासिफायर बनाया, उसमें हर एक पेशेंट के हमने फीचर्स डाले और फीचर्स डालने के बाद ग्राउंड ट्रुथ लेवल जो हमने माना, जो ये हमने क्लास लेवल असाइन किए, इनको ग्राउंड ट्रुथ लेवल मान लिया और इनको मानते हुए सुपरवाइज ट्रेनिंग करते हुए एक डिसीजन ट्री बनाया। डिसीजन ट्री में भी कुछ हाइपर पैरामीटर होते हैं, आप कितनी डेप्थ तक जाएंगे, कितनी लीफ पे कहाँ पर रुकेंगे, तो हमने डिसीजन ट्री भी डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स यूज़ करते हुए 2-3 बार या 4 बार बनाया और हर बार हमने डॉक्टर्स को दिखाया और उनसे पूछा कि किस डिसीजन ट्री में हर ब्रांच जो निकल के आ रही है वो उनके क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या उनके नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो जिस डिसीजन ट्री पे उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट फाइंडिंग है, हर ब्रांच जो ट्री की निकल के आ रही है वो बिल्कुल ठीक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है, उसके बाद हमने उस डिसीजन ट्री को लैच किया। ये करने के बाद अब हमारे पास एक डिसीजन ट्री का मॉडल भी आ गया। तो अब हम कहेंगे कि एक नया सब्जेक्ट आया, उसके कुछ फीचर्स आए, उस फीचर्स को हमने इस डिसीजन ट्री में डाला और वो इन्फ्रेंस दे देगा कि वो लो रिस्क है या हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है। उसके आधार पर अब डॉक्टर अपनी थेरेपी डिसाइड करके उसको कीमोथेरेपी पे डालना है या जिस पे भी डालना है उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब जब हमने ये कर दिया उसके बाद अब हमें क्या करना था कि भाई यहाँ तो हमने ट्रेन टेस्ट वैलिडेट भी किया, तो जब हमने सुपरवाइज ट्रेनिंग किया यहाँ पर तो हमने टेस्ट के भी डेटा को सबको यूज़ करते हुए और देखा कि भाई अब हमारी रिस्क स्टेजिंग क्या आ रही है। ये करने के बाद अब हमने क्या किया, अब हमने टोटल एक अनसीन डेटा भी उठाया जो MMRF का था। तो इसका मतलब है अब ये डेटा बिल्कुल डिफरेंट डेटा है जो कि डिफरेंट सेंटर्स पे कलेक्टेड है, ये ट्रेनिंग डेटा से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट डेटा सेट पे अपने मॉडल को टेस्ट करें और फिर देखें क्या अभी भी इन्फ्रेंस अच्छी आ रही है। तो जब आप एक मॉडल बना लेते हैं तो कई चीज़ें आपको देखनी होती हैं। आप तो ये देखेंगे कि आपके बेसलाइन मेथड्स कौन से हैं, क्या उनसे बेटर काम कर रहा है, क्या आप अनसीन डेटा पे भी अच्छा काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अब हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो अब हमने MMRF का डेटा यूज़ किया, उससे J48 जो हमने डिसीजन ट्री बनाया था उसे इन्फ्रेंसिंग ली। इन्फ्रेंसिंग लेने के बाद इस डोमेन में सर्वाइवल एनालिसिस में हम कैप्लन मेयर एनालिसिस करते हैं। तो कैप्लन मेयर और कॉक्स प्रोपोर्शनल हैज़ार्ड और हमने RISS और ISS सबसे कंपेयर किया। तो जब हमने सारा एनालिसिस किया और सारे कंपैरिजन्स किए तो हमने पाया कि हमारा मेथड जो है, हमारा मॉडल जो है वो कहीं बेहतर काम कर रहा है कंपेयर टू इवन ISS और RISS। तो आपको पता होगा कि क्लस्टरिंग में हम किस तरीके से हम उसको सिलहोटे स्कोर लेते हैं और एक और इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं कंकॉर्डेंस इंडेक्स। तो कंकॉर्डेंस इंडेक्स ये बताता है कि जो सब्जेक्ट एक ही क्लस्टर में गए हैं वो कितने इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर हैं और वो कितने दूर हैं बाकी क्लस्टर के उनसे सैंपल से। तो हमने यहाँ पर कंकॉर्डेंस इंडेक्स भी निकाला और सारा जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि ये प्रपोज्ड मेथड काफ़ी अच्छा चल रहा था दोनों पर। तो अब चलिए इसके बाद हमने एक और नया काम किया। अब की बार हमने एक और रिस्क कैलकुलेटर बनाया, लेकिन इस बार हमने जीनोमिक फीचर्स भी यूज़ किए। साथ में हमने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया। नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपके जो भी नॉर्मल एबनॉर्मल की रेंज है वो आइडियली तो डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने MMRF के डेटा को जो कि एक तरीके से यूरोपियन और अमेरिकन पॉपुलेशन का डेटा था उसको हमने सेपरेट ट्रीट किया और जो हमारा एम्स का डेटा था उसको हमने इंडियन पॉपुलेशन करते हुए सेपरेट ट्रीट किया। तो अब ये देखिए अब की बार टाइटल क्या बना
कि डज एथनिसिटी मैटर इन मल्टीपल माइलोमा रिस्क प्रिडिक्शन इन द एरा ऑफ जीनोमिक्स, मतलब कि अगर आप जीनोमिक फीचर को भी इस्तेमाल करें। अब क्योंकि जीनोमिक टेस्ट कॉस्टली होता है तो दोनों ही डेटा सेट में जिन सब्जेक्ट्स का हमारे पास जीनोमिक फीचर भी अवेलेबल थे वो थोड़े कम थे, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कोहोर्ट थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन पैरामीटर्स हमारे वही रहे। हमारे क्या थे? एज, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, बीटा-2m, एल्बुमिन, ईजीएफआर, साथ में हमने हाई रिस्क साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि एक जीनोमिक फीचर है उसको भी इस्तेमाल किया। अब हमारे पास 3 रिस्क स्टेजिंग हो गई बेस लाइन के लिए, एमआरएस रिस्क स्टेजिंग, आईएसएस और रिवाइज्ड आईएसएस। तो ये 3 हो गई। ये भी हमारा कैलकुलेटर हमारी लैब के पेज पे ऑनलाइन है। अब ये देखिए कि ये कैलकुलेटर कैसे चला। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मशीन लर्निंग को भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया, जो आपको आइडिया देगा आप अलग अलग तरीके से भी मशीन लर्निंग को लगा सकते हैं। तो पहला तो हमने यहाँ पर एमएमआरएफ को डेटा को माना कि उसमें हमारे पास अब सिर्फ 800 पेशेंट्स थे जिनमें जीनोमिक फीचर भी था। दूसरा हमारा जो एम्स का डेटा था उसको हमने कहा मल्टीपल माइलोमा इंडियन डेटा। तो ये एमएमआईएन डेटा हमने कहा, इसमें सिर्फ 384 पेशेंट्स में हमारे पास डेटा था। तो पहला तो वही हुआ कि हमारे पास मिसिंग डेटा है, उसको हम हैंडल करेंगे। फिर हमने कट ऑफ देखे, तो आप देखिए एमएमआरएफ के डेटा के कट ऑफ और इंडियन डेटा के कट ऑफ थोड़े से डिफरेंट रहे। जो हमारा अमेरिकन पॉपुलेशन का डेटा था उस पे एज का कट ऑफ थोड़ा हायर हो गया, 69 ईयर्स हो गया, जिसके बाद आप कहेंगे अबव 69 वो थोड़ा सा एबनॉर्मल रेंज में, कैंसर का प्रोग्रेशन उसमें या कैंसर उसमें ज़्यादा दिख रहा है, और 69 से नीचे में कम है। जबकि हमारा इंडियन डेटा का 2 साल उसकी जो एज है वो कम है, 67 पर ही हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं बीटा-2m में काफ़ी डिफरेंस है, कैल्शियम में भी डिफरेंस है, और अगर हीमोग्लोबिन देखें तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से अब हमने डिफरेंट कट ऑफ्स यूज़ करे, जो कि हमने अगेन कैप्स पार्टिशनिंग, के अडाप्टिव मीन्स पार्टिशनिंग को यूज़ करते हुए हमने यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, अब की बार हमने 3 डिफरेंट तरीके से एडजेसेंसी बनाई। और आपको याद होगा एडजेसेंसी बनाने के लिए हमने कहा था पिछली बार हमने क्या किया कि हमने पहले कॉक्स प्रोपोर्शनल हैज़ार्ड टेस्ट किया, करने के बाद हैज़ार्ड रेशो देखी, जिनकी हैज़ार्ड रेशो जितनी ज़्यादा थी उसी हिसाब से उसको वेट दे दिया। तो अब की बार हमने यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हैज़ार्ड से भी वेट्स दिए। फिर हमने एक मल्टीवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हैज़ार्ड भी किया, जिसमें सारी फीचर डाल देते हो, अब वो हर एक फीचर का बताएगा कि कितना उसका हैज़ार्ड है रिलेटिवली। तो उसके बेस पर भी रैंकिंग किया हर एक फीचर का, और फिर उसके हिसाब से वेट असाइन किए। और फिर हमने एक कैप्लन मेयर टेस्ट भी लगाया, और उसमें जो पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू आई डिफरेंट हर एक फीचर के लिए सेपरेटली कैप्लन मेयर लगाया, और उन पी वैल्यूज़ को देखते हुए फिर हमने उनको वेट्स दिया। तो अब हमने 3 तरीके से वेट्स दिया, वेटेड स्कोर निकाले, उससे हमने 3 एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाली। 3 एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालने के बाद हर एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमने जीएमएम बेस्ड क्लस्टरिंग कर दी। क्लस्टरिंग करने के बाद अब हमारे पास 3 तरीके से हमारे पास ग्राफ आ गए जो कि क्लस्टर्ड ग्राफ थे। उसके बाद हमने एक कंसेंसस मैट्रिक्स बनाया, जिससे कि हमारे पास कंसेंसस लेबल आए। उसको हमने अब उसके बाद कंसेंसस ग्राफ के बाद हमने एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग लगाई। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग लगाने के बाद फिर हमने दोबारा एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया, जिससे कि अब हमारे पास एक सुपरवाइज्ड मॉडल आ जाए, और अब कोई नया पेशेंट आए हम उसमें डाल के उसको यूज़ कर लें। और फिर हमने रिस्क असाइन किए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक जीनोमिक फीचर भी ऐड किया, हमने डिफरेंट तरीके से क्लस्टरिंग भी किया, हमने मल्टीपल एडजेसेंसी बनाई, मल्टीपल क्लस्टरिंग करी, फिर कंसेंसस मैट्रिक्स भी बनाया, और उसके बाद हमने एक और एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग करते हुए फिर एक सुपरवाइज्ड मॉडल बनाया। तो ये अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड मॉडल का कॉम्बिनेशन है। इसमें रिग्रेशन भी यूज़ हुआ, इसमें ग्राफ क्लस्टरिंग भी यूज़ हुआ, उसके भी कई मेथड यूज़ हो गए, इसमें सुपरवाइज्ड मॉडल भी यूज़ हो गया। तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने, के मीन्स भी यूज़ हो गया, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें इस्तेमाल किए। ये मॉडल भी हमारा यहाँ पर डिप्लॉयड है, जो कि हमारे एमआरएस, आईएसएस और आईएसएस से तीनों से बेहतर रिजल्ट दिए,
रीज़न क्या है? क्योंकि अब इसके अंदर एक तो हमने और एडवांस तरीके से उसे किया और दूसरा ये है कि इसमें हमने जीनोमिक फीचर का भी इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि हमने कुछ अलग काम किया जो कि हमने कार्डियक डिसऑर्डर पे किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर कोविड के बाद आपने सुना होगा कि हमने कहा कि पेशेंट्स में एटलीस्ट जो कोविड से सफ़र किए थे, उनका थोड़ा-सा हार्ट में चेंजेस थोड़े से रिपोर्ट हुए थे कि उनकी हार्ट रेट कभी-कभी बढ़ी हुई महसूस हो रही है या उनमें चेंजेस हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स थे, उनका हमने ईसीजी डेटा कलेक्ट किया और वो ईसीजी डेटा 10 सेकंड्स का था और 12 चैनल्स पे, जो कि स्टैंडर्ड 12 चैनल ईसीजी होता है, उसको हमने कलेक्ट किया। करने के बाद अब हमने एक मॉडल बनाया जिसमें कि हमने कहा कि हेल्दी वर्सेस पोस्ट कोविड का क्या हम पेशेंट का डिटेक्शन उसके ईसीजी को देख के कर पा रहे हैं। अगर हम पेशेंट का डिटेक्शन ये बता पा रहे हैं कि ये पेशेंट हेल्दी है या ये पेशेंट कोविड रिकवर्ड है, तो इसका मतलब है उसके हार्ट में चेंजेस हुए हैं, हार्ट वेवफॉर्म में चेंजेस हुए हैं, तभी हम ईसीजी को देख के ये बता पा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से एक इंडिकेशन है कि ईसीजी चेंज हो गया है और ओवर टाइम इन पेशेंट्स को थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है या एटलीस्ट फॉलोअप या रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। तो अब इसमें हमने क्या किया कि हमने रॉ ईसीजी डेटा लिया। नॉर्मली क्या होता है कि जनरली अभी तक जो है आप ये कहिए कि 8-10 साल पहले तक हम जब भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाते थे ईसीजी पे, तो हम क्या करते थे कि हम कहते थे कि हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के फीचर्स निकाल लेंगे। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी फीचर का मतलब क्या है कि हमें पता है हार्ट की रिदम होती है, जिसमें कि नॉर्मल रिदम कहते हैं हम 72 बीट्स पर मिनट। तो अब क्या है, जब आप थोड़े एक्सरसाइज करते हैं तो कभी नोट कीजिए आपका हार्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी बीट करने लगता है, तो इसका मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ता है। नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो आपका उसका हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी होती है। तो अगर आप हार्ट रेट का फीचर निकाल लें, हर थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट रेट को नोट करें और उसके बाद मीन और उसका वेरिएंस निकालें, तो आप पाएंगे एक हेल्दी सब्जेक्ट में भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होती है। तो नॉर्मली क्या होता था कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन, एचआरवी इन शॉर्ट बोलते हैं, उसके फीचर्स को कलेक्ट करके और उनको यूज़ करके ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग क्लासीफायर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा हम एचआरवी फीचर भी यूज़ करेंगे और हम रॉ ईसीजी का डेटा भी यूज़ करेंगे। क्योंकि ये 10 सेकेंड का डेटा था और 500 हर्ट्ज पे कलेक्टेड था, तो जो हमें सैंपल मिले वो 5006 सैंपल्स मिले और ये 12 लीड का था, तो इंटू 12 का डेटा मिला हर सब्जेक्ट का। उसके बाद आप देखिए हमने ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर सेट किया, जिसमें कि हमने शुरू के कॉन्व लेयर्स में सिर्फ अपना ये ईसीजी का डेटा डाला, ईसीजी की वेवफॉर्म डाला, जो कि एक तरीके से 5006 सैंपल्स जो कि टाइम की थी, ये टाइम की एक्सेस है और आपके चैनल्स हो गए 1 2 3 4, ये हमारे कॉलम है। इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा था। तो ये एक तरीके से इमेज की तरह ही डेटा लग रहा है, लेकिन सिंगल चैनल इमेज की तरह लग रहा है। इसको अब हमने अपनी पहली कॉन्व लेयर में फीड किया, फिर एक रेलू लेयर लगाई, फिर हमने बैच नॉर्म लगाया, फिर ड्रॉप आउट लगाया, फिर दूसरी कॉन्व लेयर लगाई, फिर रेलू, बैच नॉर्म, इस तरीके से करते हुए और एंड में हमने मैक्स पूल यहीं पे लगाई और उसके बाद हमने फ्लैटन लेयर लगाई। फ्लैटन के बाद अब हमारे फ्लैटन हो गए। अब इनको हमने एचआरवी फीचर्स के साथ यहाँ पर कंकैटिनेट कर दिया। तो इस तरीके से जब हम एचआरवी फीचर्स डालते हैं तो हम कहते हैं कि हमने लेट फ्यूजन कर दिया फीचर्स का। किन फीचर्स का फ्यूजन हुआ? कुछ तो जो CNN के आर्किटेक्चर से बाहर आए, जो कि ECG से खुद एक्सट्रैक्ट किए मॉडल ने, और कुछ फीचर्स जो हमने HRV के पहले से ही खुद हैंडक्राफ्टेड फीचर बनाए थे। इन सब का फ्यूजन किया और फ्यूजन करने के बाद हमने एक डेंस यूनिट लगाई, फिर सिग्मॉइड लगाई, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन था और इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया। ये मॉडल यहाँ पर है, तो इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आप ट्रेडिशनल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क,
कुछ हैंडक्राफ्टेड फीचर्स, कुछ आप CNN से एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, सभी तरह के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए भी एक मॉडल बना सकते हैं जो कि आपका बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन भी देखी, जो कि हमने एक बार कहा था कि आजकल शेप लाइन तरह के इंटरप्रिटेबिलिटी मेथड्स भी हैं। तो जब आप कहते हैं कि हम डॉक्टर को, जैसे कि हमने पिछले काम में कहा कि हमने डिसीजन ट्री बनाया और डिसीजन ट्री को डॉक्टर से वैलिडेट कराया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या वो ठीक चल रहा है, क्या वो रूल्स करेक्ट हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बात करें तो कहेगा मैं तो ECG की वेव फॉर्म पे देखूंगा कि वेव फॉर्म कितनी चेंज हो गई है। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका मतलब हमें इंटरप्रिटेशन इस बार ECG की वेव फॉर्म पे चाहिए, इसीलिए हमने ECG की वेव फॉर्म का रॉ डेटा इसमें इस्तेमाल किया। तो अब हमने इंटरप्रिटेशन कैसे देखी, यहाँ पर हमने शैप का एक जो लिटरेचर में एग्जिस्टिंग मेथड है उसको इस्तेमाल किया और इस शैप के मेथड को अप्लाई किया जाता है जब आप अपना एक मॉडल बना लेते हैं। जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल बन जाता है, अब आप इन्फ्रेंस के लिए एक सैंपल डालेंगे, वो इन्फ्रेंस देगा कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। साथ में ये मेथड क्या करेगा, ये एल्गोरिथम उसको वापस बैक प्रोपेगेट करेगी और ये बताएगी कि ओरिजिनल डेटा में इसने कौन सा पोर्शन देखा था या क्या देखा था जिसको देख के इसने कहा कि ये इस क्लास को बिलोंग करता है। तो अब हमने यहाँ पर ये वाला इंटरप्रिटेशन का मेथड लगाया। तो देखिए, ये एक सब्जेक्ट था जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 45%। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो लीड 1 का डेटा है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये एक हेल्दी पेशेंट का लीड 1 का डेटा है, लेकिन आपकी इसमें ये PQRST वेव होती है, लेकिन वो स्लाइटली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सर्कल देख रहे हैं ब्लू, इस तरह के से मॉडिफाई हो जाती है। इसको कहते हैं P वेव नॉचिंग। ये हमारा डेटा था जो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें अब जब हमने उसको इंटरप्रेटेबिलिटी का मेथड लगाया तो हमने कहा जो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई रैंक्ड है, उधर रेड कलर कर दो और जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसे ब्लू कलर कर दो। तो उसने रेड और ब्लू थोड़ी सी कर दी। और अब जब हम उसको जूम करके देख रहे हैं तो आप ये देखिए, जूम देखिए, तो उसने रेड कहाँ पर हाइलाइटर डाले हैं, वो एग्जैक्टली ये जो P वेव नॉचिंग हो रही है उन्हीं रीजन्स में उसने हाइलाइटर डाला है। उसने ऊपर कहीं भी इन पीक्स पे हाइलाइटर नहीं डाला है, वो हाइलाइटर रेड कलर के यहाँ पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब उसने एग्जैक्टली वो P वेव नॉचिंग ही देखी। उस P वेव नॉचिंग को देखते हुए उसने कहा कि ये एबनॉर्मल है और इस तरीके से वो पोस्ट कोविड को एक तरीके से आइडेंटिफाई किया। तो इसका मतलब है कि अब डॉक्टर इस मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मॉडल ठीक है, हम इसको डिप्लॉय करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक और काम किया जिसमें हमने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जब कोविड-19 स्ट्राइक किया उस समय हेल्थ केयर वर्कर्स पे बहुत लोड था। तो काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण ऐसा भी होता है कि हम एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के अंडर आ जाते हैं। और ये रिसर्च में प्रूवन है कि जब अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस में जीने लगता है तो हो सकता है उसके हार्ट में चेंजेस होने लगें, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का कारण बन जाए। तो आप क्या चाहेंगे कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में आ रहा है तो क्या हम उसको स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना पा रहे हैं जो कह रहा है कि वाकई ये पेशेंट या ये पर्सन जो है वो बर्नड आउट है या स्ट्रेस्ड है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो कोविड-19 जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोविड-19 में अपनी सर्विसेज दी थी, उनका हमने कुछ हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट किया। क्या डेटा कलेक्ट किया? हमने ECG का डेटा कलेक्ट किया और फिर हमने उनके ECG डेटा को एनालाइज किया। तो यहाँ पर हमने 1615 कोविड वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद कि वो स्ट्रेस्ड हैं, वो बर्नआउट हैं या नहीं है, ये हमने एक मिनी जी स्कोर का क्वेश्चनेयर होता है उनसे भरवाया, जिसमें एक क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है क्या आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा कि हाँ हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उसी को हमने ग्राउंड ट्रूथ लेवल माना और हमने एक 1 मिनट का 60 सेकेंड का ECG इसमें कलेक्ट किया और उनसे हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए। अब हमने ट्रेडिशनल फीचर्स ही एक्सट्रैक्ट किए, हमने HRV और डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए और उसके बाद हमने ML मॉडल बनाया। तो यहाँ पर हमने जो हमारा डेटा था, जिसमें अब ये देखिए इस डेटा में एक अलग ही तरह का चैलेंज था।
यहाँ पर हमारी एक पॉपुलेशन जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसका डेटा था ऑलमोस्ट 84% और सिर्फ 16% डेटा जो था वो था हमारा उन पेशेंट्स का, सब्जेक्ट्स का, जो कि जिन्होंने कहा कि वो बर्नट आउट है। तो इसका मतलब आप क्या पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्लास इम्बैलेंस है। तो जब आप मॉडल बनाएंगे अब की बार आपको क्लास इम्बैलेंस भी डील करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से कि मॉडल कहीं भी किसी एक क्लास की तरफ टिल्ट ना कर जाए। अब इसको मैं दोबारा एग्जांपल से बताती हूँ। तो सपोज करो कि मैंने एक मॉडल बनाया और वो हर इनकमिंग सब्जेक्ट को कह दे कि ये हेल्दी है, तो भी उसकी एक्यूरेसी 84% हो जाएगी, क्योंकि 84% डेटा तो हेल्दी क्लास का ही है। तो अगर उसने हर पेशेंट को हेल्दी कहना शुरू कर दिया तब भी एक्यूरेसी 84% हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा, पहला तो ये कि इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए एक तो एक्यूरेसी करेक्ट मीट्रिक नहीं है। आप F1 स्कोर या कई बार कहते हैं AUPRC, एरिया अंडर द प्रिसीजन रिकॉल कर्व, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट हम पैरामीटर्स और या मीट्रिक्स को यूज़ करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, अगर हम उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे तो हम जो भी अंडर सैम्पलिंग ओवर सैम्पलिंग करेंगे वो सिर्फ ट्रेन के डेटा पे करेंगे, टेस्ट को अनटच रखेंगे। उसके बाद जब हम मॉडल बनाएंगे तो देखेंगे कि ट्रेन और टेस्ट में कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है कि वो बहुत ज़्यादा वेरी ना कर जाए। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल बनाए, हमने रैंडम फॉरेस्ट, एक्स्ट्रा ट्री, ये सब तरह के मॉडल्स बनाए, लेकिन एंड में हमने पाया कि जो हमारा एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर है वो मोर और लेस बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है और जो कि सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट भी थे, जो कि आपके ट्रेन और टेस्ट में कंसिस्टेंट भी थे। इसको यूज़ करते हुए फिर हमने शैप्ले एनालिसिस किया और उससे हमने उसके फीचर्स की रैंकिंग भी की कि मेंटल वेलबींग, जिसमें उसने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि बर्नआउट को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फीचर अगर वाकई ऑल्टर्ड है तो वाकई उसको पर्सन को वो फील कर रहा है कि वो बर्नट आउट है। तो इस तरीके से इसमें फीचर्स की रैंकिंग की गई। कुछ इसमें HRV के फीचर्स हैं जैसे कि CVNNI, STDHR, ये सारे आपके कुछ HRV के फीचर्स हैं और बाकी कुछ फीचर्स हैं, मैरिड है, एज क्या है, जॉइंट फैमिली में रहता है, कितने आवर्स पर वीक का उसका ड्यूटी का चार्ट है। इस तरीके से हमने ये डिफरेंट फीचर्स फीड किए।